हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमएसओई 003 का। अगेन ये वन ऑफ द स्टूडेंट ने, सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था टू मेक अ वीडियो ऑन बुद्धिज्म, राइट। तो हम बात करते जब क्वेश्चन की, तो एक्सप्लेन द सोशो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू द इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म, ऐसे करके ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है इग्नू में। एंड अगर बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरीके से आए। वैसे कैसे भी आए, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से आंसर प्रोवाइड किया है कि अगर बुद्धिज्म के ऊपर आंसर आ रहा है तो यू कैन राइट दिस वे, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो फर्स्ट आपका पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का रहेगा, 4 to 5 लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो एमर्जेंस कब बुद्धिज्म एज ए रिलीजन आया था, तो वो 6th century BCE में देखी गई है इमर्जेंस बुद्धिज्म की इन एंशियंट इंडिया। और इसके सोशो हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे किसी भी रिलीजन को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका सोशो हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही हम किसी रिलीजन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आया था इन रिस्पॉन्स टू प्रिवेलिंग रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, जिसने एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट ला दिया था सोशल रिलीजियस लैंडस्केप के रीजन में। तो जब हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट देखते हैं बुद्धिज्म का, तो हम देखते हैं वैदिक ब्राह्मणिज्म जब डोमिनेट कर रहा था इंडियन सोसाइटी को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स रिजिड थे। मतलब जो बाउंड्रीज थी रिचुअल्स की वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, उसी तरीके से चीज़ें होती थी। अगर उन पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें नहीं होती थी, रिचुअल्स नहीं कंडक्ट होते थे, तो उसके बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट्स थे, जहाँ पे सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते थे। और प्रीस्टली अथॉरिटी थी, प्रीस्ट जो थे उनकी ज़्यादा अथॉरिटी इंडियन सोसाइटी में देखी जाती थी। अब ये जो सारी प्रैक्टिसेस थी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी थी, लेकिन उसके साथ साथ एक्सक्लूजनरी थी। एक सोसाइटी को या एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर देती थी, हटा देती थी। और ये सारी प्रैक्टिसेस मेनली अपर कास्ट के लिए ज़्यादा देखी जाती थी। अपर कास्ट के लिए ये सारी रिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे देखी जाती थी। अभी जो राइजिंग डोमिनेंट थे, जितने भी डोमिनेंट कास्ट हो गई, मेनली ब्राह्मण्स हो गए, उनके रिलेशन में ये सारी प्रैक्टिसेस चल रही थी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। अब जितने भी राइजिंग मासेस थे, डिस्कंटेंट थे, वो लोअर कास्ट विमेन या अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को हटा दिया जाता था, एक्सक्लूड किया जाता था, जिसकी वजह से एक फर्टाइल ग्राउंड सभी के लिए, एक ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ लाने की मांग हो रही थी लोगों के बीच में। तब बुद्धिज्म निकल के आया था, जो कि सिद्धार्थ गौतम ने स्टार्ट किया था, द बुद्धा। उन्होंने ये जो ऑर्थोडॉक्स था, ये जितने भी रिजिड रिचुअल्स थे जिसमें बाकी कास्ट को, बाकी ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था, उनके अगेंस्ट में उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया था, जहाँ पे उन्होंने ये सारे रिचुअल्स थे इतने ज़्यादा रिजिड जो थे उनको रिजेक्ट किया था। और उन्होंने एम्फसाइज किया था कि हर एक इंडिविजुअल को इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को मोरली अपना एफर्ट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और एथिकली अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। और जो फोकस था वो जो बाहरी जो हम रिचुअल करते हैं उससे हटके अपने अंदर का जो रिचुअल्स है, अपने अंदर की जो निर्वाणा है, उसको उन्होंने लिबरेशन बोला था। उसके ऊपर सिद्धार्थ गौतम ने, द बुद्धा ने बात की थी। अब सोशल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो जो कास्ट सिस्टम था वो वैदिक सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जहाँ पे लोग डिवाइडेड थे। पैदा होते ही उनके अंदर एक डिवीजन देखने को मिल रही थी, और वो कभी भी कास्ट बेसिस में सोशली मोबाइल नहीं कर सकते थे। अगर कोई शूद्र पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो बाय बर्थ है और वो वैसे ही रिजिड है। वहाँ पे कोई भी कास्ट चेंज का कोई भी मतलब नहीं बनता था, बाय बर्थ वो डिटरमाइन होती थी और वो डेथ तक वही कास्ट इंसान की रहती थी। अब इसकी वजह से इनइक्वालिटी देखी जाने लग गई, तो बुद्धिज्म ने जो हायरार्की क्रिएट हुई थी सोसाइटी के अंदर ड्यू टू कास्ट, उसको उन्होंने अपोज किया था, राइट। उसको सपोर्ट नहीं किया था और वो उसको क्रिटिक करते थे, जहाँ पे वो बात करते थे कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आनी चाहिए, एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल पोटेंशियल सोसाइटी के अंदर आना चाहिए। तब उन्होंने एस्टैब्लिश किया था सांगा, एक मोनास्टिक कम्युनिटी, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे इंडिविजुअल्स हर एक बैकग्राउंड से, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, जेंडर, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, वो इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, सांगा में
पार्टिसिपेट कर सकते थे और सबको एक इक्वल दर्जा मिलता था, नो मैटर वो किस रिलीजन से, किस कास्ट से हैं। बुद्धा ये चीज नहीं देखते थे और उन्होंने सबको वेलकम किया था, राइट, और सबको एक इक्वल दर्जा मिल रहा था विद इन बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की जो एथिकल टीचिंग है, सच एज अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस एंड कंपैशन, जहाँ पे लोअर कास्ट ऑफ वुमेन को इक्वल पोजीशन देना, उनको डिग्निटी प्रोवाइड करनी और एक ऐसा पाथ उनके लिए क्रिएट करना जो लिबरेशन के ऊपर हो, जो उनके इनर मन को, जहाँ पे हमने लिबरेशन की बात की, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए मेडिटेशन के थ्रू, अपने आप को राइट तरीके से कंडक्ट करने के थ्रू, एक पॉजिटिव माइंड के थ्रू, राइट। तो बुद्धा ने इसके ऊपर बात की। थर्ड आ जाता है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। जब 6th सेंचुरी बीसी ने एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस देखे सोसाइटी में, चाहे वो अर्बन सेंटर्स ग्रो होना हो या फिर ट्रेड और कॉमर्स में ग्रोथ हो, तो एक न्यूली एमर्जिंग मर्चेंट क्लास निकल के आई, जो वैश्यास के थ्रू उनको जाना गया, जो कि रिलीजन उनकी वैल्यूज के साथ अलाइन होने लग गया, ऑफ सिंप्लिसिटी एंड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अपना खुद का, अपने खुद के एक्शंस के लिए खुद को अकाउंटेबल समझना, रैदर देन किसी सैक्रिफाइसल सिस्टम या किसी रिलीजन को उसके बेसिस के ऊपर देखना, अपने एक्शंस के बेसिस, अपने एक्शंस के लिए खुद को जिम्मेदार समझना, रैदर देन किसी रिलीजन को उसके ऊपर, राइट। तो बुद्धिज्म की जो टीचिंग थी, मोरल कंडक्ट था, वो सेल्फ के ऊपर था, रैदर देन कोई भी रिचुअल के ऊपर करना, जिसकी वजह से जितने भी अर्बन ड्वेलर्स और ट्रेडर्स थे, स्पेशली जो वैश्यास जो कास्ट थी, उनका बहुत ज़्यादा एक ध्यान बुद्धिज़्म की तरफ देखने को मिला। उन्होंने सपोर्ट किया मर्चेंट को, इन रिटर्न जितने भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो बुद्धिज़्म रिलीजन में कन्वर्ट हुए, वो बुद्धिज़्म की तरफ उनका इंटरेस्ट जागा, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने लग गए। और अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एक ऐसा पीरियड आया था जिसने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन देखी, जहाँ पे जितने स्मॉल किंगडम्स थे और रिपब्लिक्स थे, वो पावर चाह रहे थे, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए जो डाइवर्स रिलीजियस और फिलोसफिकल स्कूल्स हैं वो आगे निकल के आए। उस टाइम पे बुद्धिज्म ने एक रॉयल पेट्रोनेज अंडर फिगर्स लाइक एम्परर अशोका, जिसकी वजह से लेटर जो बुद्धिज्म है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ अक्रॉस एशिया, और एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली मेजर वर्ल्ड रीजन में विद द हेल्प ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बहुत ज़्यादा लॉयल फॉलोअर्स आए आगे, एंड उसके थ्रू बुद्धिज्म रिलीजन को एक गेन मिली, फॉलोअर्स मिले, डिवोटीज मिले। तो ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। अब 6th सेंचुरी बीसी एक ऐसा टाइम था, इंटेलेक्चुअल फर्मेंट था इंडिया के अंदर, जहाँ पे श्रमण ट्रेडिशन देखने को मिला। जितनी भी हेटेरोडॉक्स मूवमेंट थी, चाहे वो जैनिज्म हो, आजीविका हो या फिर अदर स्कूल हो, उन्होंने वेदास और ब्राह्मणल जो ऑर्थोडॉक्स थे, जिनकी ऐसी पिछड़ी सोच थी, उसको क्वेश्चन किया। तो बुद्धिज्म भी उस टाइम पे उस ट्रेडिशन पे इमर्ज हुआ, जिसने रैशनल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस दी स्पिरिचुअलिटी की, साइंटिफिक वो बातें कर रहा था, रैदर देन जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स जो सोचे थी, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं बुद्धिज्म ने उस थिंकिंग को पिछाड़ दिया, और रैशनल और एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग अप्रोच को वो लेके आए स्पिरिचुअलिटी को। इससे एक एम्फेसिस देखने को मिला एम्पेरिकल अप्रोच पे और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ टाइम उस टाइम पे विद द हेल्प ऑफ बुद्धिज्म लोगों के अंदर देखने को मिला। और वो एक ऐसा टाइम था जब लोग रैशनल स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। बुद्धिज्म सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी लेके आया, जहाँ पे बुद्धिज्म को देखा गया कि वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे कि डेमोक्रेटाइज स्पिरिचुअलिटी या फिर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सोशल स्ट्रक्चर्स थे उनको चैलेंज करना हो, या फिर कास्ट रिचुअल इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज को एड्रेस करना हो, तो बुद्धिज्म ने एक इंक्लूसिव और एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी को इंटरेस्ट आया, एंड दे वर मच मोर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। और उनको जो बुद्धिज्म रिलीजन है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसके रिचुअल्स थे, जो उसका कल्चर था, जो उसका माइंडसेट था, वो बहुत ज़्यादा एक
अपील लोगों को किया एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज्म। तो एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी बुद्धिज्म लेके आया। अब सोशियोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस है बुद्धिज्म की? जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी स्ट्रक्चरल टेंशंस थी एंशियंट इंडियन सोसाइटी में, उसके रिगार्डिंग बुद्धिज्म काफी ज्यादा आंसर्स लेके आया है। इस बुद्धिज्म ने रिलीजन को एक क्रिटिक भी देखा एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम को, और एक मैकेनिज्म भी देखा सोशल चेंज के लिए। जब हम सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम देखते हैं एक डायनामिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है रिलीजन, सोसाइटी और कल्चर में, जहाँ पे बुद्धिज्म का भी एक रोल विद इन द सोसाइटी सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी और जैसे इमर्ज हुआ है। तो वो उसकी इमरजेंस बुद्धिज्म की थ्रू वेरियस टाइम्स अलग तरीके से हुई है। अलग लोगों ने बुद्धिज्म को अलग टाइम पे डिफरेंट तरीके से सपोर्ट किया है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन थी एम्परर अशोक की, तो वो एक ऐसे रूरल थे जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल से हाईली इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने प्रोफाउंड सोसाइटल इम्पैक्ट देखा गया था बुद्धिज्म के द्वारा। उन्होंने धमा एथिकल गवर्नेंस का प्रमोशन देखा गया था उनके अंडर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव एम्परर अशोका लेके आए थे, जहाँ पे उन्होंने बुद्धिस्ट वैल्यूज को अपनी गवर्नेंस के अंडर इंटीग्रेट किया था और सोशल हार्मनी और इक्वालिटी की बात की थी। इसलिए आप जब भी एम्परर अशोक के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो उनकी गवर्नेंस थी वो कभी भी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते थे, वो इक्वालिटी की बात करते थे। और वो जो वेरियस उस टाइम पे रिलीजन के बेसिस पे टेंशन चलती थी, वो कहीं ना कहीं एम्परर अशोक के आने के बाद चेंज हुई थी। वो सारी टेंशन्स एक हार्मनी में चेंज हो गई थी, जहाँ पे उन्होंने सोशल हार्मनी की ज़्यादा बात की, इक्वालिटी की बात कही। राइट। अब कंक्लूजन की बात करें तो जब हम बात करते हैं कि बुद्धिज्म कैसे इमर्ज हुआ है, तो हम वेरियस सोशियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देखते हैं, जहाँ पे इनइक्वालिटीज थी, रिजिडिटी थी वैदिक सोसाइटी में। तो बुद्धिज्म आया था जब उसने इस सारी कास्ट हायरार्कीज को रिजेक्ट किया था, जो इतने रिजिड रिचुअल्स है उनको रिजेक्ट किया था, और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो थी उसको उसने चैलेंज किया था। बुद्धिज्म ने एक इंक्लूसिव और एथिकल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया था, जहाँ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी, बिकॉज उन्होंने उनको एक इक्वल स्पेस दिया था, एक इक्वल दर्जा दिया था अपने बुद्धिज्म में इंटीग्रेट होने का, जहाँ पे मर्चेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, चाहे वो दलित हो चाहे वो वुमेन हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे बुद्धिज्म के थॉट प्रोसेस से, बुद्धिज्म के रिचुअल से। राइट। तो ये एक बुद्धिज्म एम्फसाइज करता है इक्वालिटी के ऊपर, मोरल कंडक्ट के ऊपर और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ताकि एक ऐसी सोशल रिफॉर्म आए जहाँ पे जितने भी पावर स्ट्रक्चर्स हैं, हायरार्कीज है, उसको चैलेंज कर सके और एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी आए, जहाँ पे हर एक इंसान इक्वल हो, हायरार्कीज ना हो, डिफरेंशिएशन ना हो, पावर स्ट्रक्चर ना हो। राइट। फर्दर मोर बुद्धिज्म अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, अपील करता है क्रॉस वेरियस सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे ये रेलिवेंस प्रोवाइड कर रहा है स्पिरिचुअल और सोशो पॉलिटिकल फोर्स को। एक डायनामिक इंटरप्ले हमें देखने को मिल रहा है रिलीजन और सोसाइटल चेंज में। कैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई है, कैसे रिलीजन भी चेंज हुए हैं, न्यू रिलीजन्स एमर्ज हुए हैं विद न्यू थिंकिंग इंडिविजुअल्स। राइट। जिन्होंने जो पहले के जो रिजिड रिलीजन है उनको चैलेंज किया है, और उसी चैलेंज और फोर्स से बुद्धिज्म सोसाइटी के अंदर अडेप्ट हुआ है, और बहुत ज़्यादा गेन फॉलोइंग बुद्धिज्म ने पाई है। राइट। तो ये हमारा आंसर था बुद्धिज्म के ऊपर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। आई होप आप लोगों को आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इजी लगी होगी। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन 16 ऑफ MSOE 003। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू टुमारोज एग्जाम। होपफुली आपका एग्जाम अच्छा जाए, एंड लेट मी नो आपका एग्जाम कैसा गया, और क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं काइंडली डू शेयर इट विद मी, चाहे यहाँ पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे। टिल देन, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।